Good morning, students. Welcome to the new lecture of Transportation Engineering 2. Last time we have studied about the track stresses, which was the last topic of Unit 1. I hope you all have seen that video. So today we are going to start the new topic, or you can say the new unit, second unit. We have almost covered the Unit 1. Let's see here. If you see the syllabus, we have covered all the topics of Unit 1 except only one topic, that is high speed track, which we are going to discuss in unit number 2. So in last lecture we have discussed about the stresses in railway track, or almost all topics of unit 1 has been covered. All topics are in video lectures. You can see that topic wise all the videos are available. So today we are going to discuss about the new topic, which is going to be the unit 2. Unit 2 is again there will be one numerical question which will be based on negative super elevation, and rest of the things are theory. So today we are going to study types of rail. Okay, there are so many topics in unit 2, as you can see. Rails, okay, then sleepers, then ballast, okay, then fastening and fixtures of railway track, geometric design of railway track, super elevation, Kant deficiency, negative super elevation, objectives of transition curve, grade compensation. We will study one by one. In today's lecture we are going to see what are the different types of rails and what are the functions of rail, how will you select types of rail. Okay, so we are going to discuss about the rail topic today, which is a part of unit 2. So today we are starting unit 2. Okay, so let's start. So as you can see in syllabus, the first topic is rails. Okay, rails. So today we are going to discuss about the rails. Let's start with rails. So in previous lectures, you know what is rail actually. We have discussed about the rail sections all. So let's start. जैसे कि आपको याद होगा, पिछले भी लेक्चर में हमने पूरे रेल्स के सेक्शन के बारे में देखे थे, कि मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमने स्टार्ट किए थे इंट्रोडक्शन जो था रेलवे ट्रैक का, तो रेल्स क्या है आपको पता ही था, है ना। रेलवे ट्रैक के ऊपर जिसके ऊपर एक्चुअली ट्रेन रन करती है, जिसके ऊपर व्हील्स होते हैं ट्रेन के, वो है रेल्स, ठीक है ना, उसे कहते हैं रेल्स। ये होती है रेल्स, ठीक है ना, ये रेल सेक्शन है। सो आपको डिफाइन करना है, इफ़ यू वांट टू डिफाइन रेल्स, हाउ विल यू डिफाइन इट? रेल्स आर, रेल्स आर, वन मिनट, रेल्स आर कंटिन्यूस गर्डर्स विच कैरी द एक्चुअल लोड्स। रेल्स आर कंटिन्यूस गर्डर्स, गर्डर्स को आप एक तरीके से कह सकते हो बीम्स बोलते हैं उसे, है ना। कंटिन्यूस बीम्स है जिसके ऊपर एक्चुअल लोड आ रहा है। ये एक्चुअल लोड किसका आ रहा है? रेल्स का, ट्रेन का आ रहा है, ठीक है ना। ट्रेन के जो व्हील्स है वो लोड डाल रहे हैं किसके ऊपर? रेल्स के ऊपर। और फिर रेल्स के बाद वो लोड किसके ऊपर जा रहा है? आपकी स्लीपर के ऊपर। फिर स्लीपर से जा रहा है बलास्ट के ऊपर, है ना। आपको जस्ट मैं एक रिमाइंड करा दूँ अगर आप भूल रहे तो, ये वेट रिमाइंड करा देता हूँ आपको पूरा। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हो गया रेल सेक्शन, है ना। रेल सेक्शन से लोड किस पे जा रहा है? स्लीपर। ये स्लीपर है जो वुडन स्लीपर है ना, जो हॉरिजॉन्टली इधर है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो इस तरीके से, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो ये जो रेल्स है ये कंटिन्यूस गर्डर्स है ना, इसके ऊपर एक्सियल लोड आ रहा है। फिर ये जो रेल्स है ये रेस्ट किसके ऊपर कर रहा है? स्लीपर के ऊपर। स्लीपर और रेल्स को हमने ये देखिए फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स, यानी कि हम आगे देखेंगे बोल्ट्स, चेयर्स, जिसके थ्रू हम रेल्स और स्लीपर को अटैच करते हैं। तो ये देखिए रेल्स वो अटैच किससे है? ये स्लीपर से, जो वुडन स्लीपर है ना, ये स्लीपर है। अब ये स्लीपर किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? ये बलास्ट मटेरियल है जो आपको दिख रहा है एग्रीगेट, इसको बोलते हैं बलास्ट मटेरियल। और इसके नीचे आप देखोगे तो सैंड है, ये आपका नॉर्मल सॉइल है पूरी तरीके से। तो ये देखिए इसका, ये समझ लीजिए तीन जो चीज़ें इसमें, रेल्स, स्लीपर और ये बलास्ट। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको पढ़ना है यूनिट 2 में, और इनके टाइप्स, इनके फंक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो पहली शुरुआत हम कर रहे हैं रेल से। तो ये जो रेल्स है, इसके बाद स्लीपर देखेंगे, फिर बलास्ट देखेंगे। तो ये जो रेल्स है, रेल्स के ऊपर जो लोड आ रहा है ट्रेन के व्हील्स का, या बेसिकली ट्रेन का ही जो लोड आ रहा है, वो रेल्स ट्रांसफ़र कर रही है किसको? स्लीपर्स को।
फिर स्लीपर के ऊपर जो लोड आ रहा है वो स्लीपर ट्रांसफ़र कर रहा है बलास्ट के ऊपर, फिर बलास्ट से वो नॉर्मल सबग्रेड पे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जनरल लोड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जैसे कि आपको अभी डेफिनेशन मैंने बताया, इट इज़ अ कंटिन्यूस गर्डर जिसके ऊपर एक्सियल लोड्स आ रहा है, ठीक है ना। रेल्स आर कंटिन्यूस गर्डर्स विच कैरी द एक्सियल लोड्स। अब इसमें देखिए रेल्स जो बने होते हैं दे मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील टू विच स्टैंड वियर एंड टीयर। अब ऑफ कोर्स इसमें वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा होगा, ट्रेन जितनी स्पीड से जाएगी उतना ही वियर होगा। तो ये जो होते हैं, ये जो रेल सेक्शंस होते हैं, ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, बेसिकली सेल्स में ये बनते हैं, है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये जो पूरे रेल्स जो बनते हैं ये हाई कार्बन स्टील के बनते हैं। सो इट इज़ मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, ओके। सो ये बेसिक डेफिनेशन थी रेल्स की। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे रेल्स के जो सेक्शंस जो यूज़ हो रहे हैं, देखिए इस तरीके से होता है रेल्स, ठीक है। ये रेल्स का जनरल एग्जांपल, एक सेकेंड। So here rail transmits the load to the sleepers and consequently reduce pressure on ballast and formation below। जैसे मैंने आपको बताया जो रेल्स है वो लोड किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है, स्लीपर के ऊपर, और स्लीपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है फिर स्लीपर बलास्ट के ऊपर। तो ये रिड्यूस होते जाता है धीरे धीरे, ठीक है ना। फॉर्मेशन लेवल पे बहुत कम आता है लोड, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है रेल सेक्शन जो है वो लोड्स को। उसके बाद आप देखोगे कि कंपोजिशन ऑफ रेल स्टील, जो स्टील सेक्शंस है रेल में उसका कंपोजिशन आप देखोगे, जो बना हुआ है इसका कंपोजिशन हम देखते हैं। तो देखिए जो इसमें कार्बन कंटेंट है, कार्बन कंटेंट इज़ द मेन कंटेंट, ठीक है ना। कार्बन कंटेंट की वजह से ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ भी रहेगा, लेकिन कार्बन कंटेंट भी एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है 0.55 टू 0.68, ये हो रहा है ऑर्डिनरी रेल्स के ऊपर, जो एक ऑर्डिनरी रेल्स है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी के एक और आप बोल सकते हो कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में जो रेल्स आती है, जब कोई रेल सेक्शन क्रॉस कर दे एक दूसरे को, तब जो कार्बन कंटेंट यूज़ करते हैं 0.5 टू 0.6, ठीक है ना। लेकिन जो ऑर्डिनरी रेल्स है वी विल यूज़ कार्बन कंटेंट ऑफ 0.55 टू 0.68। फिर उसके बाद जो मैंगनीज कंटेंट है 0.65 टू 0.9, ठीक है ना। सिलिकॉन, सल्फ़र, ठीक है ना, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल आपको बस कार्बन कंटेंट इसका याद रखना है 0.55 टू 0.68। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कार्बन कंटेंट का। फिर फॉर रेल्स एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में कार्बन कंटेंट जो है 0.5 से 0.6 थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में रेल्स एक दूसरे को सपोर्ट करती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको आप याद रखिए। उसके बाद देखते हैं हम लेंथ ऑफ रेल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ ऑफ रेल है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 किलोमीटर आपको ट्रैक बिछाना है तो आप 2 किलोमीटर की रेल्स ले लो, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। लार्जर जो लेंथ है उसको आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे, जो बड़ी बड़ी रेल्स है बहुत ज़्यादा लेंथ की, उसे आप प्रॉपरली जो ट्रैक है वो ले डाउन कर ही नहीं सकते 2 किलोमीटर का। तो रेल्स जो है वो पार्ट्स में बिछाते हैं, है ना, पार्ट्स में उसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो जो रेल्स है, लेंथ ऑफ रेल्स देखिए यहाँ पे, द रेल्स ऑफ लार्जर लेंथ आर प्रिफर्ड टू स्मॉलर लेंथ ऑफ रेल्स। क्यों लार्जर लेंथ प्रीफर हम ज़रूर करते हैं, बट एक लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरली जो लेंथ है रेल्स की, देखिए यहाँ पे एक रेल की लेंथ जो होती है ना वो 13 मीटर होती है फॉर एग्जांपल। तो 13 मीटर से ज़्यादा आप 15 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, ऐसा नहीं। लेकिन आप 30, 35, 40 ऐसा 40 मीटर की एक रेल की लेंथ नहीं ले सकते, है ना। जनरली लार्ज होना चाहिए बट एकदम लार्ज नहीं, ठीक है ना। तो जो लार्जर लेंथ है हम वो प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा लार्जर लेंथ रहेगी उतने ज़्यादा क्या होगा वहाँ पे जॉइंट्स कम आएंगे, जॉइंट्स कम आएंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो जो रेल्स है लार्जर लेंथ की हम वो प्रेफर करते हैं स्मॉल लेंथ के अगेंस्ट में, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है और इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इसलिए है क्योंकि उसमें पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में आपको
खर्चा कम, ये आपके जो कनेक्टिंग जॉइंट्स है उसका खर्चा कम हो जाएगा, और जॉइंट्स कम रहेंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जो वीकेस्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे लिखा है वीकेस्ट पॉइंट जो है ट्रैक का वो होता है उसका जॉइंट, ठीक है ना। जितने कम जॉइंट्स रहेंगे उतना ज़्यादा ट्रैक स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा उसमें, देखिए यहाँ पे द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैक इज़ द जॉइंट बिटवीन रेल्स, 2 रेल्स, लेसर द नंबर ऑफ जॉइंट लेसर वुड बी द नंबर ऑफ फिश प्लेट। ओके, फिश प्लेट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, 2 रेल्स को कनेक्ट करने के लिए फिश प्लेट यूज़ करते हैं, हम आगे उसको डिटेल में देखेंगे। एंड दिस वुड लीड टू लेसर मेंटेनेंस कॉस्ट, स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेन्स, मोर कम्फर्ट टू द पैसेंजर्स, ठीक है ना। जितना ज़्यादा जॉइंट्स कम रहेगी उतना कम्फर्ट भी रहेगा ना, ठीक है। Moreover, the more number of joints would increase wear and tear of the vehicle component, including the wheels, ठीक है ना। जो जितने ज़्यादा जॉइंट्स रहेंगे उतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लेंथ रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं, ठीक है ना। लेंथ इतनी हम ज़्यादा भी नहीं ले सकते, तो देखिए रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं हम लेंथ को। देखिए ईज टू मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटी लेंथ की है, मतलब 13 मीटर के आसपास जो होती है एक रेल की लेंथ जो है वो 13 मीटर के आसपास होती है, यानी कि 42 फीट्स। देखिए यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ रेल यूज्ड इन इंडियन रेलवेज 12.8 मीटर्स 42 फीट्स फॉर ब्रॉड गेज, जिसे आप 13 राउंड फिगर में ले सकते हो। और जो आपका मीटर गेज ट्रैक है उसके लिए 12 मीटर, ठीक है। तो 13 मीटर, जैसे मैंने आपको बताया 13 मीटर के ज़्यादा 15 तक ले सकते हो, ठीक है ना, 15-16। लेकिन अगर आप इसको ऐसा नहीं है कि 40 मीटर का ले लो, 50 मीटर का, ठीक है ना, तो ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है। तो ये जो लेंथ रिस्ट्रिक्ट की गई है ये इसलिए की गई है क्योंकि आसानी से मैन्युफैक्चर हो जाती है 13 मीटर की, कॉस्ट भी उसका कम रहेगा, ठीक है ना। एक रेल की बात कर रहा हूँ। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अब देखिए वो अगर बहुत लंबी रेल रहेगी, 1 किलोमीटर की तो रेल हो नहीं सकती, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे हम, उसको लिफ्ट कैसे करेंगे, उसको हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक्सपांशन गैप होती है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हैवी थर्मल स्ट्रेसेस इन लॉन्ग, जितनी लंबी रेल्स रहेगी उसमें थर्मल स्ट्रेसेस भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, क्रीप के बारे में। तो ये सारी जनरल वजह की वजह से हम जो लेंथ है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो रेल्स की लेंथ है, याद रखेंगे ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर, मीटर गेज के लिए 12 मीटर एक रेल की। फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करते आते हैं, ठीक है। कनेक्ट हम फिश प्लेट से भी करते हैं और वेल्डिंग भी की जाती है उसमें। अभी देखिए क्या हो रहा है कि आगे एक प्रपोज प्लान है जो कि अब तक शायद हुआ नहीं है, कि इकोनॉमिकली लेंथ जो है वो 25 मीटर से लेके 19 मीटर तक है फॉर ब्रॉड गेज, इसका प्रपोजल है। बट अब तक के इंडिया में अभी भी 13 मीटर 15 मीटर के आसपास यूज़ हो रही है। लेकिन यूएसए यूके में जो लेंथ है वो 30 मीटर तक के कॉमनली यूज़ करते हैं वो लोग, यूके और यूएस में, ठीक है ना। बट अभी हमारे मैक्सिमम 15, 16, 20, जनरली 13 मीटर ही लिया जाता है, लेकिन ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद एक जस्ट स्टैंडर्ड रेल सेक्शन के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। ब्रॉड गेज में 52 MR, ठीक है ना, 52 kg पर मीटर है डेंसिटी है रेल सेक्शन की, ठीक है, फॉर ब्रॉड गेज फॉर 130 kmph स्पीड के लिए, ठीक है ना। और ट्रैफिक डेंसिटी जो है 20 to 25 ग्रॉस मिलियन टन्स, ठीक है, लोड की बात हो रही है यहाँ पे। और जो आप देखिए यहाँ पे, और स्पीड अगर 160 है तो जो रेल सेक्शन है उसकी डेंसिटी 60 kg पर मीटर होना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक डेंसिटी अबाउट 35 GMT, यानी कि ग्रॉस मिलियन टन्स, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेल के फंक्शंस। देखिए रेल्स फंक्शंस आपको आ सकता है एग्ज़ाम में, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ रेल्स, ठीक है ना, लास्ट टाइम पूछा था। देखिए रेल के जो फंक्शंस है बेसिकली वो क्या है, प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड लेवल सरफेस। रेल्स का जो टॉप सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, पहला इसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्मूथ सरफेस विद लेसर फ्रिक्शन, ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेल ट्रैक के ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फंक्शन इसके हम देख रहे हैं, लैटरल गाइडेंस टू द व्हील्स, ठीक है ना, ये क्या करता है, लैटरली व्हील्स को गाइड करता है, ठीक है ना। और जो ट्रैक है वो सारे स्ट्रेसेस बियर करता है, चाहे वो वर्टिकल, लैटरल, ब्रेकिंग, थर्मल स्ट्रेसेस, सारे स्ट्रेसेस किसके ऊपर आ रहे हैं, डायरेक्टली आ रहे रेल्स के ऊपर। फिर रेल से वो भले ही स्लीपर में जाए, लेकिन डायरेक्टली वो जो लोड बियर कर रहा है वो कौन कर रहा है, रेल कर रहा है। तो जितने भी स्ट्रेसेस बियर हो रहे हैं वो रेल्स ही कर रहा है, ठीक है ना।
उसके बाद इसका फंक्शन एक और क्या है कि ये लोड को ट्रांसमिट करता है ग्रेटर एरिया बिलो, यानी कि सबसे पहले तो वो स्लीपर में डालेगा, स्लीपर से बलास्ट में डालेगा, लेकिन ट्रांसफ़र तो रेल ही कर रहा है पूरे लोड को। रेल जो है वो स्टार्टिंग एकदम इमीडिएट बिलो किसके, व्हील्स के नीचे क्या है, रेल से, स्लीपर नहीं है ना। तो ये जो है इसके कुछ फंक्शंस है, इसको मैं डिटेल में नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँगा, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में आप लिखना, मैं नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम रिक्वायरमेंट क्या है, रेल्स कैसा होना चाहिए, प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ स्टील होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कार्बन कंटेंट 0.55 से 0.68 है, कार्बन कंटेंट, मैग्नीशियम कंटेंट, सारी जो फॉस्फोरस, सारी चीज़ उसमें प्रॉपर कंपोजिशन होना चाहिए स्टील का। इकोनॉमिकल होना चाहिए सेक्शन, ये तो हर इसमें आता है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, स्टिफ होना चाहिए ताकि वो ओवरटर्न ना हो, बेंड ना हो, ठीक है। और जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है टू द CG जो है उसका नियर टू द सेंटर ऑफ हाइट, ठीक है। जैसे कि मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊँ तो सर, जैसे कि ये एक रेल सेक्शन है, तो ये जो है इसका CG जो है वो नियर टू द सेंटर ऑफ हाइट, यहाँ पे कहीं CG आना चाहिए उसका, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को बैलेंस करता है। अगर आप CG को सेंटर में डाल दोगे तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है रेल्स की, ये हम इसको मैं डिटेल में आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगा। ये जनरल एग्जांपल है, रिक्वायरमेंट तो आपको पता ही है कि इस तरह लिखा जाता है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टिफनेस, सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है उसमें, ठीक है। उसके बाद एक देखिए रेल रिक्वायरमेंट में आगे देखेंगे कि देखेंगे आप यहाँ पे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन हेड, वेब और फुट, ठीक है ना। हेड जो है मैं आपको बता देता हूँ, हेड वेब क्या होता है। देखिए जैसे कि ये रेल सेक्शन है, जैसे कोई रेल सेक्शन को हमने काट दिया बीच में से, तो साइड से देखोगे तो इस तरह दिखेगा। ये जो पार्ट है टॉप का जिसके ऊपर व्हील्स आते हैं, इसको बोलते हैं हेड, ध्यान से देखेंगे, जिसके ऊपर व्हील आता है उसको बोलते हैं हेड। फिर ये जो आता है मिडिल पार्ट, इसको बोला जाता है वेब, ठीक है, वेब। और जो नीचे रेस्ट करता है, ठीक है, उसे बोला जाता है फुट, ठीक है ना, हेड, वेब, फुट, ठीक है। तो ये देखिए जो हेड है उसका एडिक्वेट डेप्थ होना चाहिए उसकी, ठीक है, वाइड भी होना चाहिए। वेब जो है सफिशिएंटली थिक होना चाहिए, ठीक है। ये जो हेड है इसकी डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए, और वेब जो है वो सफिशिएंटली वाइड होना चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर लोड आ रहा है तो ये वियर, ये इसके ऊपर ट्रेन जाएगी तो ये वियर होगा, तो इसलिए इसकी डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए, ताकि अगर ये रिमूव भी हो जाए थोड़ा सा, वियर होने की वजह से क्या होगा, ये जो रेल सेक्शन है वो छोटा होते जाता है ना। तो इसलिए ये जो है इसकी सफिशिएंट डेप्थ होना चाहिए हेड की। उसके बाद जो वेब है वो ये थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अगर इसकी जो वेब की थिकनेस है वो ज़्यादा है तो ट्रेन क्या होगी, जो ट्रैक है या आप बोल सकते हो रेल जो है वो ओवरटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो ये सफिशिएंटली वाइड होना चाहिए, यानी कि थिक होना चाहिए। तो ये देखिए रेजिस्ट करता है लैटरल लोड को वेब, फ्लेक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। फिर जो फुट है, देखिए फुट का भी वही है कि फुट जो है वो वाइड होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ना कि ये इस तरीके से होना चाहिए। इसको हम देखेंगे आगे। ये देखिए बेस्ट एग्जांपल है फ्लैट फुटेड रेल, देखिए कितना चौड़ा है इसका फुट। इससे क्या होगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, पकड़ के रखेगा, इसके बाद ओवरटर्न नहीं होने देगा ये पूरे रेल सेक्शन को, ठीक है। तो इट शुड बी सफिशिएंटली वाइड, ये मैं फुट की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी देगा ओवरटर्निंग के अगेंस्ट में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रेल रिक्वायरमेंट में आगे इकोनॉमिकल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल होना चाहिए। फिलेट रेडी शुड बी लार्ज, इसको समझिए, फिलेट रेडी का मतलब रेडियस है, यहाँ पे फिलेट वेल्ड की बात हो रहा है, ठीक है ना। ये मैं आपको बताऊंगा कि जब दो रेल सेक्शन को हम वेल्डिंग करते हैं, है ना, जैसे कि आपको सपोज 26 मीटर का रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो आप 26 मीटर का रेल नहीं लोगे, आप क्या करोगे, 13 मीटर के दो लोगे। तो जब आप 13 मीटर के दो लोगे तो उनको बीच में से कनेक्ट जो करना है दो रेल्स को, उसको आप दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप फिश प्लेट के ज़रिए करो बोल्ट्स लगा के, ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे वो दोनों रेल सेक्शंस को। तो जब आप वेल्ड करोगे ना, तो ये देखिए फिलेट वेल्ड करेंगे हम वहाँ पे, आपने पढ़े होंगे स्टील में फिलेट वेल्ड, है ना। तो जो फिलेट रेडी है इट शुड बी लार्ज, तो जो आप उसको वेल्डिंग करोगे तो उसका रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रेल पीस शुड नॉट बी लेस देन 72 kg पर मीटर स्क्वायर। कोई भी एक रेल सेक्शन को आप निकाल के उसको मशीन में डाल के उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करोगे तो 72 kg पर मीटर स्क्वायर से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए जो रेल्स स्टील यूज़ करते हैं हम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रेल सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन। पिछली बार मैंने जैसा बताया एक आपका फंक्शन ऑफ रेल्स आया था, उसी के साथ में मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी आया था कि रेल के सेक्शंस कौन कौन से। So as you can see in your screen, in front of your screen, there are 3 types of rail sections। इसको याद कर लो बिल्कुल कि रेल के जो सेक्शन है वो 3 टाइप के हैं। पहला है डबल हेडेड रेल, ठीक है, पहला है डबल हेडेड रेल। सेकंड इज बुल हेडेड रेल्स। थर्ड वन इज फ्लैट फुटेड रेल्स। अब मैं आपको सिंपल इसकी एक इमेज दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इमेज टाइप्स ऑफ रेल में। ये जो पहला देख रहे हो आप, दैट इज, एक सेकेंड पीछे चला गया, एक सेकेंड। देखिए इसमें इमेज 3 मैं आपको क्लियर कट करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 मैंने आपको बताया अभी, डबल हेडेड, बुल हेडेड, फ्लैट फुटेड। तो ये देखिए इसको डबल हेडेड क्यों बोलते हैं, देखिए ये 2 तरीके से डबल हेड है इसके, देखिए इसलिए इसको बोलते हैं डबल हेड, यानी कि जैसा उसका हेड है वैसे ही उसका फुट भी है ना, और ये बीच में वेब पार्ट है। तो जैसा उसका हेड है वैसा उसका फुट है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल हेडेड, याद रखेंगे इसको। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, देखिए आप बुल हेडेड किस तरीके से। बुल हेडेड में आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि जो इसका हेड है ना, ये जो इसका हेड है ये इसके फुट से काफ़ी बड़ा है ना, क्लियर कट। एज यू कैन सी the head is much wider, much deeper as compared to its foot, ठीक है ना, जो इसका फुट है वो छोटा है as compared to its head, that's why it is called as bull headed rail, यानी कि इसका हेड बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे तीसरा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, फ्लैट फुटेड रेल। यहाँ पे आप क्लियर कट देख रहे हैं इसका ये जो हेड है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये जो वेब है और जो इसका फुट है, इसको फ्लैट फुटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फुट है, एज यू कैन सी द फुट इज़ फ्लैट, ओके, द फुट इज़ कम्प्लीटली फ्लैट एंड इट इज़ मच वाइडर एज कम्पेयर टू इट्स हेड। फुट इज़ flat and it is wider also as compared to its head. So these are basic 3 types of rail which is commonly used. Only these 3 types are used, okay. As you can see, first one is double headed, in which both the head and the foot are same, the dimension of head and foot both are same. And in case of bull headed rail, the head is much deeper, much wider as compared to its foot, that's why it is called as bull headed. And the last and the most important one, which is flat footed rail. As you can see, in flat footed rail the head is less in width but deeper, okay. The head is less deep but it is it is much deep but less in width, and the flat foot is completely wide, it is completely flat, and it is also flat footed, as you can say flat footed because its foot is completely flat, that's why it provide more strength, more support to the sleeper. So ये 3 चीज़ें आपको समझ गई होंगी, बुल हेडेड किसे बोलते हैं, डबल हेडेड किसे बोलते हैं और फ्लैट फुटेड किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो डबल हेडेड इसलिए इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका हेड और फुट दोनों सेम है, एक ही जैसा है। और जो बुल हेडेड है उसमें देखेंगे आप, जो हेड है वो काफ़ी बड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी जो गहराई है, डेप्थ है वो भी ज़्यादा है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू इट्स फुट। और जो आपका फ्लैट फुटेड है, इसमें जो फुट है इसका कम्प्लीटली फ्लैट है, ठीक है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही है जनरली। तो ये जो 3 टाइप है हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये बुल हेडेड दिख रहा है, ठीक है ना, ये बुल हेडेड है और ये फ्लैट फुटेड है। चलिए देखते हैं रेल टाइप्स में। पहले देखिए यहाँ पे क्या है, पहला है डबल हेडेड के बारे में हम पढ़ेंगे। डबल हेडेड मैंने आपको बताया जिसका हेड और फुट ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन का है, उसे बोला जाता है डबल हेडेड। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया डबल हेडेड का एग्जांपल। ये स्लीपर के ऊपर हमने इसको रेस्ट किए, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डबल हेडेड की क्या खासियत है, डम्बेल सेक्शन है ना, डम्बेल की तरह दिख रहा है ना, डम्बेल की तरह सेक्शन दिख रहा है।
अब देखिए इसको जब डिज़ाइन किया गया था तो इसका एक पर्पस था, इसको डिज़ाइन करने का एक पर्पस ये था, जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो कि ये जिसने इसे डिज़ाइन किया था वो चाहते थे कि ये दोनों तरीके से इसका यूज़ किया जाए। मतलब जैसे कि ये पहले ट्रेन हमने इसको इस तरह रेस्ट किया, पहले ट्रेन ये इसके ऊपर मूव करेगी हेड के ऊपर, थोड़े दिन बाद हम क्या कर सकते थे, इसको उल्टा कर देते थे, तो जो फुट है वो हेड बन जाता था, हेड जो है वो फुट बन जाता था। ये इसका पर्पस था दोनों साइड को यूज़ करने का। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे इसे हमने यूज़ में लाए तो पता चला कि तो जब ट्रेन इसके ऊपर मूव हुई, ठीक है ना, तो क्या हुआ, इसके ऊपर वियर आया, ठीक है, ये तो कम होता गया है ना। वियर जब ट्रेन मूव करेगी तो जो लोहा है वो घिसता है, ठीक है ना, फ्रिक्शन की वजह से ये वियर आ जाता है इसमें, तो ये छोटा छोटा होता जाता है। तो फ्लैट जब इसका आप फुट देखोगे तो क्या हुआ कि फुट भी इसका धीरे धीरे से घिसाव आ गया, ठीक है ना। जब ट्रैक हलता है तो फुट में भी प्रॉब्लम आना चालू हो गई। तो अब प्रॉब्लम आना चालू हो गई फुट में भी, क्योंकि वहाँ पे घिसाव तो नीचे का, उस पर जो वियर है उसका इफेक्ट नीचे भी पड़ेगा, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो जब इसको मूव करने के ऊपर रखना चाहे तो क्या हुआ कि ये जो पहले जो फुट का साइज़ था वो थोड़ा सा कम हो गया, है ना, हेड का तो कम हुआ ही हुआ, फुट का भी साइज़ हल्का सा कम हो गया। तो उससे पता चला कि ये इतना फिजिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन हो जाते हैं, ठीक है ना, नीचे लोअर में स्मूथ रनिंग ओवर द सरफेस एट द टॉप ऑफ द टॉप वॉज इम्पॉसिबल। देखिए तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है but experience showed that such indentations were formed in the lower table due to which smooth running over the surface at the top was impossible। इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रेन ये हेड के ऊपर से मूव कर रही थी, यहाँ पे तो वियर आया तो ये छोटा होगा, लेकिन जो फुट है उस पर भी इफेक्ट आया जब ट्रेन मूव हुई, तो क्या हो गया, यहाँ पे इंडेंटेशन मार गया, यानी कि इसके ऊपर क्रैक्स या स्मूथनेस उतनी नहीं रही पहले जैसी। तो जब इसको ऊपर हम इसको उल्टा करने के सोचे, जब इसको है ना, जब उन लोगों ने इसको उल्टा करने के सोचे तो देखे कि यहाँ पे अब ट्रेन जो है वो स्मूथली नहीं इसके ऊपर रन कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो इसलिए डबल हेडेड को फिर उसके बाद डबल हेडेड की जगह उन्होंने सोचे कि डबल हेडेड की जगह कुछ और ऑप्शन किया जाए। तो उसके बाद जो डबल हेडेड के बाद जो चीज़ लोगों ने सोचे तो वो थी बुल हेडेड रेल, ठीक है ना। डबल हेडेड जो था वो फिजिबल नहीं लगा, तो बुल हेडेड के बारे में फिर सोचा गया। तो बुल हेडेड के बारे में, तो बुल हेडेड में देखिए क्या हुआ। तो बुल हेडेड क्या था, जैसे कि आपको अभी बताया, जिसका जो हेड था वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, काफ़ी ज़्यादा हाइट में भी ज़्यादा था, और उसके एज़ कम्पेयर टू इट्स फुट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है हेड वॉज मेड अ लिटिल थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन द लोअर पार्ट बाय एडिंग मोर मेटल टू इट, ठीक है ना, इसके ऊपर ज़्यादा मेटल ऐड करके इसे स्ट्रॉन्ग बनाया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुल हेडेड रेल। तो उससे क्या हुआ कि जो हेड को इसलिए ज़्यादा बड़ा बनाया गया, जैसे कि बुल हेडेड का एग्जांपल, जैसे कि ये बुल हेडेड रेल है, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये बुल हेडेड रेल है, ठीक है ना। इसको क्या किए थे पहले, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया डबल हेडेड में क्या था, ट्रेन जो इसका हेड था वो फुट था, दोनों सेम था। तो ट्रेन इसके ऊपर मूव होते गई तो क्या हुआ, वियर आया, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो जब इसको डिज़ाइन इसलिए ऐसा किया गया था कि जब ये थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि जो फुट है वो ऊपर आ जाएगा, हेड नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन ज़्यादा स्पीड की चलने की वजह से नीचे भी डैमेज हो गया, तो ये स्मूथ नहीं रहा, तो इसलिए ये बुल हेडेड फिजिबल नहीं रहा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ रेल यूज़ किया गया वो किया गया बुल हेडेड। तो बुल हेडेड में इंटेंशनली क्या किया गया, इसका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा डीप बनाया गया। तो इससे क्या होगा, वियर एंड टियर होता भी गया तो क्या होता था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता था, क्योंकि इसका थोड़ा सा हमने इसको डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से किया गया था ताकि ये ज़्यादा रहे, ठीक है ना। ज़्यादा स्टील कार्बन जो है उसका पूरा आपके हेड के ऊपर लगाया गया। तो ये हो गया बुल हेडेड, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, देखिए रेल्स और स्लीपर को किस तरह फिक्स किया जाता है। स्लीपर मतलब आपको मैंने बताया ना, कंक्रीट का होता है, वुड का होता है, ये रेल सेक्शन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फिश प्लेट दिख रही है, ये फिश प्लेट दिख रही है ना, इसके बाद एक और रेल को कनेक्ट करते हैं, ये फिश प्लेट, ये जो बोल्ट्स दिख रहे हैं ये एक और रेल को कनेक्ट कर। फॉर एग्जांपल ये 13 मीटर का यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर एक और 13 मीटर का अटैच करने के लिए फिश प्लेट यूज़ किया। बहुत डिटेल में हम इसको देखने वाले आगे, सेकेंड यूनिट में ही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये रेल्स है,
रेल्स देखिए स्लीपर के ऊपर किस तरह अटैच किया है, इसको चेयर्स बोलते हैं, ये पूरा जो है ना पार्ट इसको बोलते हैं चेयर्स। और ये जो है बीच में जो गैप है इसे फिल की जाती है की से। ये जो है वो लकड़ी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, छोटा सा जो पार्ट है ये जस्ट एक फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स का है। देखिए रेल्स, स्लीपर, ये हो गया रेल्स, ये हो गया स्लीपर, और ये देखिए बलास्ट मटेरियल सीधा स्लीपर के नीचे है। तो लोड कैसा आ रहा है, रेल्स जो लोड डाल रहा है स्लीपर के ऊपर, स्लीपर के बाद जा रहा है बलास्ट के ऊपर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये रेल सेक्शन है, ये डबल हेडेड का एग्जांपल है, एक तरीके से डबल हेडेड है, यहाँ पे गलत लिखा है, दैट इज़ डबल हेडेड। तो ये देखिए यहाँ पे ये चेयर्स है, बीच में की अटैच की गई है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बुल हेडेड, जो मैंने आपको बताया ना अभी बुल हेडेड के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो बुल हेडेड का, डबल हेडेड को हम अभी इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि डबल हेडेड को बिल्कुल भी अब यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब आउट ऑफ फैशन है पूरी तरीके से। तो बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा इधर देखेंगे। बुल हेडेड के बारे में मैंने आपको बताया जिसका हेड ज़्यादा है और फुट जो है उसमें कम था साइज़, ठीक है। तो देखिए बुल हेडेड के जो मेरिट्स है, उसके जो एडवांटेजेस है, दे कीप बेटर अलाइनमेंट एंड गिव मोर सॉलिड एंड स्मूथर ट्रैक, ठीक है ना। अलाइनमेंट को भी बेटर रखता है और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। द रेल्स आर ईजीली डिसकनेक्टेड फ्रॉम स्लीपर एज दे हैव नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द लेटर, यानी स्लीपर के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, तो आप उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। द हैवी चेयर्स विथ लार्जर बियरिंग ऑन स्लीपर गिव लॉन्गर लाइफ टू वुडन स्लीपर एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द ट्रैक। ये स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ये जो कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है इसका डबल हेडेड के साथ, क्योंकि डबल हेडेड के जस्ट बाद बुल हेडेड को डिज़ाइन किया गया। पहले इन्वेंट जो चीज़ हुई वो डबल हेडेड हुई, उसके बाद इन्वेंट हुई बुल हेडेड का। तो ये आप जो कंपैरिजन कर रहे हो ये फ्लैट के साथ नहीं कर रहे हो, फ्लैट फुटेड के, इसका कंपैरिजन हो रहा है डबल हेडेड के साथ। इसलिए देखिए इसका जो कंपैरेटिव जो एडवांटेजेस है वो ये है कि इसमें हम आसानी से इसे डिस्कनेक्ट कर सकते थे, क्योंकि इसका जो फुट है वो थोड़ा सा लार्ज था एज़ कम्पेयर टू डबल हेडेड। उसके बाद द हैवी चेयर, जो ज़्यादा चेयर्स और जो हम अटैचमेंट्स वगैरह थे वो स्लीपर के लिए फ़ायदेमंद थे, ठीक है ना, अटैचमेंट को जिस तरीके से था। और ये ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था ट्रैक को एज़ कम्पेयर टू डबल हेडेड। अब इसके जो डीमेरिट्स थे, एडिशनल कॉस्ट ऑफ आयरन चेयर्स का ज़्यादा हम इसमें चेयर्स हम ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। लेस स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, ठीक है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस थी वो थोड़ी सी कम थी फ्लैट फुटेड से, ठीक है ना। इसके जो डीमेरिट्स है अब ये फ्लैट फुटेड के साथ हो रहे हैं कंपेयर। दे रिक्वायर हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है ना, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। ये हो गया बुल हेडेड का। ये देखिए ये जो होते हैं ना, ये चेयर्स है, ये बोल्ट्स वगैरह है, ठीक है ना, ये हम आगे पूरी तरीके से देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसका। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ होता है, दैट इज़ फ्लैट फुटेड। अब आप देखोगे कि जो बुल हेडेड था उसमें जो उसका बेस था, जो उसका बॉटम था वो वाइड नहीं था, तो उसमें ओवर टर्निंग के चांसेस ज़्यादा थे, स्टिफनेस कम थी, ठीक है ना। लेकिन फ्लैट फुटेड में ऐसा कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। आप देख सकते हो फ्लैट फुटेड में सबसे पहले तो देखिए जो है ना विग्नोल करके एक थे, उन्होंने इसे डिज़ाइन गया था, ठीक है ना, उन्होंने, इसलिए इसको विग्नोल रेल्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। इन्होंने इसे डिज़ाइन किया था फ्लैट फुटेड को। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ हेड, दैट इज़ वेब, दिस इज़ कॉल्ड एज फ्लैट फुट, ठीक है ना, फ्लैट है जो कि ऑलमोस्ट। देखिए यहाँ पे इनिशियली द फ्लैट फुटेड रेल्स वर फिक्स्ड टू द स्लीपर्स डायरेक्टली एंड नो चेयर्स एंड कीज वर रिक्वायर्ड। लेटर अंडर हैवी लोड्स द फुट वॉज फाउंड सिंकिंग इन द वुडन स्लीपर। पहले क्या हुआ कि इनिशियली क्या होता था कि जो स्लीपर्स और जो रेल्स का फ्लैट फुट था उसको हम कनेक्ट नहीं करते थे चेयर से, सिंपली उसके ऊपर स्क्रूज बोट्स लगाते थे स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद जब लोड ज़्यादा आने लगा तो वो थोड़ा सा सिंक होने लगी थी, तो उसके बाद क्या किए, फ्लैट फुटेड को चेयर्स वगैरह में इसके बाद इसको यूज़ करना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसके नीचे एक स्टील बियरिंग प्लेट भी लगती है, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। इसके नीचे स्टील बियरिंग प्लेट भी लगती है और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इंडिया में यूज़ होता है। अब आप इसको देख के समझ गए होंगे, जब किसी भी चीज़ का जो बेस है वो वाइड हो, जैसे कि फुटिंग में आपको याद होगा, फुटिंग जब हम पढ़ रहे थे BCM में, तो उसमें एक था कि जो आपकी फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है फुटिंग को, तो आप उसका जो बेस है उसको थोड़ा सा वाइड कर दो, है ना,
ऐसा हमने पढ़े थे कि जो बेस है उसको अगर आप वाइड कर दो तो उसमें मोमेंट कम हो जाता है, उसमें ओवर टर्निंग कम हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े थे। तो इसके अंदर भी क्या होगा, क्योंकि इसका जो बॉटम है वो फ्लैट है, ओवर टर्निंग इसके अंदर टोटली मिनिमाइज हो जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टिफनेस बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। फ्लैट फुटेड देखिए किस तरीके से दिखता है, फ्लैट फुटेड पूरी तरीके से फ्लैट है, ठीक है। सबसे पहले इसके एडवांटेज देखिए, बहुत आसानी से फिक्सिंग होता है, फिक्स चेयर्स और ये जो स्लीपर और ये रेल से आसानी से फिक्स हो जाती है। देखिए क्योंकि इसका ये जो एरिया ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, है ना, ये एरिया ज़्यादा मिल रहा है तो आसानी से फिक्स हो जा रही है। मोर इकोनॉमिकल, ज़्यादा इकोनॉमिकल है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी स्टिफनेस ज़्यादा है, ठीक है ना। नो कीज़ एंड चेयर इज़ रिक्वायर्ड, इसमें कभी कभी आप चेयर्स को लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, सिंपल अरेंजमेंट भी कर सकते हो इसका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डीमेरिट्स क्या है इसके, अगर आप चेयर्स नहीं लगाओगे तो उतना स्ट्रॉन्ग फिटिंग्स नहीं होगा, ठीक है। चेयर्स नहीं लगाओगे तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें फिटिंग्स नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स इन स्ट्रेटनिंग एंड बेंट ऑफ रेल्स, रिप्लेसिंग ऑफ रेल्स, जब आप इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसका जब बेंड करना, ठीक है ना, जब कर्व वगैरह में मोड़ना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ ये सबसे बेस्ट ही है, इंडिया में यही यूज़ होता है, ठीक है। ये चेयर्स का एग्जांपल है, देखिए किस तरीके से अटैचमेंट होता है, रेल्स और स्लीपर का अटैचमेंट देखिए। इसके बाद कंपैरिजन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको हम हल्का सा थोड़ा सा देख लेते, हो सकता है कंपैरिजन पूछे। तो देखिए डबल हेडेड मैंने बताया बिल्कुल ऑब्सोलेट है, उसको काउंट भी नहीं करते हैं। तो जो कंपैरिजन आपको पूछ सकता है फ्लैट और बुल के बीच में ही पूछ सकता है। तो देखिए पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से देखेंगे, स्ट्रेंथ एंड स्टीफनेस, मैंने आपको अभी बताया स्ट्रेंथ एंड स्टीफनेस ऑफ कोर्स फ्लैट फुटेड का ही ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बुल हेडेड। ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा स्टीफनेस क्यों, क्योंकि उसका जो फुट है वो वाइड है, किसका, फ्लैट फुटेड का जो फुट है वो काफ़ी वाइड है एज़ कम्पेयर टू बुल हेडेड। इसलिए जब फुट उसका वाइड रहेगा तो क्या होगा, आसानी से वो ओवर टर्न नहीं होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी, ठीक है ना, स्टिफनेस ज़्यादा होगी। उसके बाद देखेंगे लेइंग एंड रीलेइंग, ठीक है ना, जैसे आपको ट्रैक को ले करना है या उसे वापस रिमूव करना है तो जो फ्लैट फुटेड में ज़्यादा आसानी से हो सकता है, इजीली लेड एंड रीलेड, नो चेयर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, चेयर्स हमेशा इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको लगेगी। बुल हेडेड में देखिए थोड़ा मुश्किल है इसे ले करना या रिमूव करना, चेयर्स की तो ज़रूरत होती है बुल हेडेड में। उसके बाद इनिशियल कॉस्ट जो है वो इसका कम है, और इसकी जो फास्टिंग एंड फिक्सचर्स है वो भी कम है, यानी जो स्क्रूज वगैरह लगते हैं वो भी इसमें कम लगते हैं, इसलिए चीपर है फ्लैट फुटेड। बुल हेडेड में ज़्यादा आपको स्क्रूज लगते हैं, ज़्यादा चेयर्स लगती है, ज़्यादा ही उसमें आपको बोल्ट्स लगते हैं, इसलिए ये महंगा भी है, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट किसका कम है, फ्लैट फुटेड का। अरेंजमेंट एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग या शार्प कर्व में जो आते हैं उसके लिए आप फ्लैट फुटेड आसानी से अरेंज हो सकता है, लेकिन जो बुल हेडेड वो कॉम्प्लिकेटेड है और डिफ़िकल्ट है। इंस्पेक्शन के हिसाब से देखोगे तो इसके लिए डेली इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इसलिए डेली इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बुल हेडेड है उसमें डेली इंस्पेक्शन करने की आपको ज़रूरत है, स्पेशली जो मैंने आपको बताया की जो बीच में अटैच करते हैं उसके, ठीक है ना, वो जो की अटैच करते हैं उसे प्रॉपरली चेक करना पड़ता है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करेंगे तो इसका कॉस्ट कम है, और जो बुल हेडेड है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। जो बुल हेडेड का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा है। रिजिडिटी नेक्स्ट थोड़ा आपको दिखने में वो होगा, यहाँ पे लिखा है रिजिडिटी, 7th पॉइंट है रिजिडिटी। तो जो बुल हेडेड है, ये जो फ्लैट फुटेड है ऑफकोर्स वो ज़्यादा रिजिड है और ये कम रिजिड है, ठीक है। आपको थोड़ा दिखने में परेशानी हो रही होगी। 7th पॉइंट जो है वो है रिजिडिटी। तो जो फ्लैट फुटेड है वो ऑफकोर्स ज़्यादा रिजिड है क्योंकि उसका फुट जो है वो ज़्यादा वाइड है, और जो बुल हेडेड है दैट इज़ लेस रिजिड बिकॉज ऑफ द लेस विड्थ ऑफ द फुट, ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज रिजिडिटी। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमने जो पढ़े टॉपिक मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। आज आपने जो देखे, हमने पढ़े रेल सेक्शंस के बारे में, ठीक है ना। रेल्स क्या होता है, जैसे कंटिन्यूस गर्डर है जो कि एक्चुअल लोड कैरी करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन आपने देखे कि कार्बन कंटेंट 0.55 से 0.68 होना चाहिए जनरली। उसके बाद हमने देखे कि जो रेल की लेंथ है वो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, जनरली 13 मीटर होती है ब्रॉड गेज की, ठीक है। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस की डेंसिटी देखे, मैंने आपको बताया 52 kg पर मीटर 130 kmph के लिए, और 60 kg पर मीटर 160, ठीक है। फिर उसके बाद हमने
रेल के फंक्शंस के बारे में देखे, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है याद रखिए, उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट के बारे में देखे। टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन, तो रेल सेक्शंस में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया आज, ठीक है ना, 3 टाइप्स है बेसिकली, जैसे हमने देखे डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक रेल्स का, ठीक है। इसके बाद जो जॉइंट्स वगैरह वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया याद रखिए, रेल सेक्शन में रिक्वायरमेंट ऑफ रेल्स, फंक्शंस ऑफ रेल्स, टाइप्स ऑफ रेल्स, ये 3 टॉपिक तो में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।